नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों? वेलकम 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 टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आओ गुलू गुलू कर दूं तुम्हें। स्वागत है आप सभी का। मेरे पास ना नीचे ऐसे करके एक वो है चेयर जिसपे गोल घूम जाते हैं। चलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं हम? हमारे चैप्टर को, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर को आज आगे धक्का मार के चलेंगे। अभी तक जितना पढ़ चुके हैं पहले उसको रिवाइज करेंगे। इस हफ्ते में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। और क्या था? हाँ, और एक और चीज जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो पिछले हफ्ते में अपन ने जो पढ़ लिया ना जितना पार्ट, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? फटाफट से चैट में एक बार तेजी से बता दो। क्यों दोस्तों? वेलकम 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 एवरीवन। चलिए, क्या होगा दोस्त? पानी में कुछ दिख गया क्या तुम्हें? पानी में मिलावट। सबसे पहले तो बॉटल चेंज करवाओ। सारी प्लास्टिक की बॉटल अपन चेंज करके स्टील की बॉटल लाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर प्लास्टिक की बॉटल में पानी ना पियो। तो हाँ, सुनो मेरी बात। डेमोक्रेसी चैप्टर अपन ने शुरू किया था। डेमोक्रेसी चैप्टर अपन ने शुरू किया था और क्या क्या पढ़ लिया था एक बार देखते हैं, है ना? तो हमने बेसिकली डेमोक्रेसी को ये देखा कि इंडिया में डेमोक्रेसी के ट्रेसेस जो है ना, अगर ट्रेस करोगे डेमोक्रेसी को तो आपको एंशिएंट टाइम से कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी में। वैदिक पीरियड से लगा के बुद्धा के संघा की अगर बात कर ले, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड, मतलब एक बीच में फिर एक टाइम पीरियड आया जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर कब्जा करके रखा था। फिर उसके बाद में जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद में हमने हमारी प्रैक्टिसेस से वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से इंस्पायर होकर डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी। तो वी अडॉप्टेड सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और वो सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है जो हमारे डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं? पॉपुलर सोवरेनिटी एक चीज हो गई। ठीक है, पॉपुलर सोवरेनिटी के बाद में आप जैसे देखेंगे तो रूल ऑफ लॉ अगली चीज हो गई, फंडामेंटल राइट्स अगली चीज हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर एक पार्ट है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारे टॉपिक हमने समझे थे। सेपरेशन ऑफ पावर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में जैसे जो सरकार हम चुनते हैं वो जवाबदेह होती है, उससे हम सवाल पूछ सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है जो कि डाइवर्स ग्रुप जो है कंट्री के, उनको मौका देता है कि वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन शो कर पाए। फिर उसके बाद में सेफगार्डिंग दी राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। इसमें हमने देखा कि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। फिर हमने क्या करके देखा था? फिर जैसे अगर आप देखोगे तो हमने अलग अलग ऑर्गन्स के, मतलब अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोर्ट, मीडिया, इनके सबके किस प्रोसेस के थ्रू किस डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करते हैं, ये समझा था। ये समझने के बाद में हमने एक और पार्ट देखा था कि जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डाले थे कि पॉपुलर सोवरेनिटी का एक एग्जांपल दो, अकाउंटेबिलिटी का एक एग्जांपल दो, ये सारी चीजें क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चंस करने के बाद में हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखी थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन, ये सब कुछ पढ़ने के बाद में हमने वर्ल्ड को एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार के डेमोक्रेसी है, अलग अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट अलग लोग होते हैं। और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और यूएसए, तो यहाँ पे कैसे इनकी डेमोक्रेसी के क्या की फीचर्स है, इतना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं? इसके आगे हम इन क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को जितना पढ़ा इसको रिवाइज करके फिर अगला टॉपिक उठाएंगे। क्लियर है? रेडी? बताओ। आगे बढ़े यहां से। चलिए, चैप्टर 4 के रिवीजन नोट्स डाल दिए, एक बार खोल कर देख लो। ठीक है, डाल तो दिए बाबू, एक बार चेक करो ना। सारे नोट्स, सारे डब्ल्यूपीपी सब जा चुके हैं। ये चैप्टर मुझे लग रहा है 2 या 3 क्लास का और बचा है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में फिर इसका टेस्ट पेपर और वो दे दूंगा। फिर इसके बाद में हम वापस ज्योग्राफी पे चलेंगे हमारा। ठीक है, ज्योग्राफी इज लव, ज्योग्राफी इज लव। तो चैप्टर 4 के वो डाल दिए हैं रिवीजन नोट्स, एक बार जस्ट गो एंड चेक इट आउट। फाइन, तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है कि कंट्री एक्स अलाउज सिटीजन टू इलेक्ट
रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल, कंट्री एक्स है जो सिटीजन्स को अलाउ करता है टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल. These representatives make decision on behalf of the citizens and the government remains accountable to the people. ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो कंट्री एक्स जो है वो सिटीजन्स को अलाउ करता है कि रेगुलर इंटरवल पे कंट्री क्या करे, इलेक्शंस करवाए ताकि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करे. These representatives make decision on behalf of the citizen. अब आपको बताना है, ठीक है, कि which type of democracy country X follows. फाइन, कंट्री एक्स जो किस तरह की डेमोक्रेसी को फॉलो करता है. अरे यार, पोल देने की जगह क्लोज कर दिया. फाइन, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. मुझे लग रहा पोल देने के पहले ही मैं लगा दूं आंसर, इसमें सीधा को समझाने वाला ही नहीं है. तो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी थी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड में देखा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में देखी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे यूएसए में देखी. मोनार्कियल डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको यूके में मानोगे तो है, जहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेकिन मोनार्क इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बी. कंप्यूटर महोदय बी पता लगा दिया जाए, देखते कितने बच्चों ने किया. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का डिफाइनिंग फीचर क्या है? पोल आ गया है. एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, सिटीजंस डायरेक्टली मेक गवर्नमेंट डिसीजन. क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखो और ऑप्शंस को देखने के, अरे यार क्लोज क्यों कर दे रहा हूं बार बार. ऑप्शंस को देखने के बाद में पोल सेलेक्ट करो. ठीक है, तो देखो, एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर. क्या ऐसा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है? ध्यान दो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. द प्रेसिडेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट होते हैं मेरे दोस्त? ठीक है. फिर एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. देख लो, सिटीजंस डायरेक्टली मेक मोस्ट गवर्नमेंट डिसीजंस. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो एबीसीडी ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से सेलेक्ट करो. ठीक है, तो अगर देखें इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. पिछले वाले क्वेश्चन में 72% बच्चों ने सही आंसर दिया था. अगर लीडर बोर्ड देखा जाए तो अर्णव शर्मा, अरविंद पूनिया, सिद्धि एस, वैभव, पायल, मानविक, सैयद, वासु, गार्गी और अर्णव, ये सारे बच्चे पिछले वाले लीडर बोर्ड पे आए थे. और इस वाले लीडर बोर्ड का भी देख लेते हैं. अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन दे देता हूं. अ स्टूडेंट सेज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बोथ आर डेमोक्रेसीज, सो देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट एग्जैक्टली बी सेम. व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट चैलेंजेस द स्टूडेंट्स आर्गुमेंट? Democracy has no common principles across country. Democracies, different countries and institutionalized democracy different depend upon how political power is structured. ठीक है. Only countries with parliamentary system can be democratic. Presidential system do not involve election. ठीक है, आपके सामने पोल है, ऑप्शन है, क्रिएट पोल है. ये पोल बना, ये पोल गया. What do you guys think? India and United States both are democracies, so their system of government must be exactly same. लेकिन इस बच्चे की बात को काटना है, तो कौन सी चीज जो है, विच स्टेटमेंट बेस्ट चैलेंजेस द स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट. ठीक है, स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट को कौन सा स्टेटमेंट चैलेंज करता है? पोल आपके सामने आ चुका है. पिछले वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन में मात्र 41% बच्चों ने सही आंसर दिया है. डब्बा हो क्या? सी, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर. सिंपल चीज है, बाकी सारे तो कट करवा ही दिए थे, तो सी होगा. मात्र 41% बच्चों ने सही आंसर दिया पिछले वाले क्वेश्चन में. इस वाले क्वेश्चन का पोल चल रहा है. पिछले वाले क्वेश्चन का अगर लीडर बोर्ड देखा जाए, आयात के बाद में गौरांक, दिव्यांश, साई प्रसन्न, अंश, शाक्य, अंशुमन, नमन, निहाल, किशन और हर्ष. ताली बजा दो इन बच्चों के लिए. ये थे पिछले वाले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे. और इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद में आपको स्टेटमेंट बी देखने को मिलेगा. देखो स्टेटमेंट बी कैसे हो गया, इसका राइट आंसर मैं बताता हूं तुम्हें, कि डिफरेंट कंट्रीज कैन इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेसी डिफरेंटली. अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है. प्रिंसिपल्स सेम होते हैं, स्ट्रक्चर्स वेरी कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट पढ़ा था ना अपन ने. तो सबकी डेमोक्रेसी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रक्चर्ड. तो बी वाला स्टेटमेंट जो है इसके बच्चे के स्टेटमेंट को काट रहा है. डिफरेंशिएट बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. प्रेसिडेंट होता है यहां पे हेड. ठीक है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, यहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में. पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूजुअली प्राइम मिनिस्टर या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं आर आंसरेबल, या फिर एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ
लेजिस्लेचर, ध्यान आ रहा है, एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का भी पार्ट है और वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, ठीक। लेकिन यहां पे ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, उस टाइप के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, यूके लिख दो, इंडिया लिख दो, ये सब एग्जांपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। और यहां एग्जांपल में आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में डिफरेंस समझ में आया। सोवरेनिटी क्या रहता है, व्हाट इज सोवरेनिटी, द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस इज सोवरेनिटी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में दो इंपॉर्टेंट फीचर बताओ, तो डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी में पावर टू टेक डिसीजन किसके पास है, पावर इज विथ पीपल ऑफ द कंट्री, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। और सोवरेनिटी जो है, तो सोवरेनिटी क्या करती है, सोवरेनिटी की अगर बात करें, सोवरेनिटी की अगर बात करें, डिफाइंस द स्ट्रेंथ मतलब डेमोक्रेसी में अगर जनता निर्णय नहीं ले पा रही है तो फिर वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन चाइना में पीपल डू नॉट हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हें पता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी ही हमारा प्रेसिडेंट बनेगा और कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो वो सोवरेन नहीं है ना, वो मतलब वो नकली वाला जंगल सर्कस वाला शेर है, जंगल वाला शेर नहीं है चाइना, समझ में आया, ऐसा रहता है। तो चाइना की डेमोक्रेसी सिर्फ दिखावे की डेमोक्रेसी है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, क्लियर हुआ ना। हो गया, स्टेट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी, तो ये हो गया स्टेट टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी वाला भी। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म जैसे हम देखेंगे, ये सारे होमवर्क में भी करना होता है और तुम्हें ध्यान रखना, व्हेन पावर इज शेयर्ड, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, व्हेन पावर इज शेयर्ड, when power is shared between central and state गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। एक्सप्लेन हाउ पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आप क्या बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है, शेयरिंग अरेंजमेंट जो है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। अब अगली चीज क्या है कि गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगली चीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में अगली चीज क्या है, हाँ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें पावर क्लियरली डिफाइंड है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में क्या पावर रहेगी। तो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, सिंपल। अगला, एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम डिफर्स अक्रॉस कंट्री, कंपेयर इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सेम एज गिवन इन दी चार्ट, अगर आप वो चार्ट खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 कंट्री है, तो ये 4 कंट्री आपको लिखना है, ठीक है। इंडिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया पूछा है, तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसी है वहां वो, ठीक है, सीधा सीधा आंसर मिल रहा है ना। तो आंसर फॉर अ क्वेश्चन
अहेड, आगे जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर की तरह इसको आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मैं बताते चल रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेमोक्रेसी को कंपेयर कर लिया सारा सब कुछ। अब देखते हैं डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। अब इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, तो डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस में हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया कि वर्क इन पेयर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, चूज एनी टू इंडियाज नेबर कंट्रीज, कोई भी दो नेबर कंट्रीज ले लो, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ले लो, भूटान या चाइना ले लो, मालदीव या म्यांमार ले लो, नेपाल या पाकिस्तान ले लो, या फिर जो भी दो कॉम्बिनेशन बनाना है। अब पता करना है, ये एक अच्छी एक्टिविटी है। देखो पता करना सारे लोग, डज द कंट्री होल्ड रेगुलर इलेक्शंस? जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में नेता ही नहीं बचते, इलेक्शन का क्या करोगे तुम? तो ऐसे हर केस में, जैसे अगर आप देखोगे ना साउथ एशियन कंट्रीज की अगर बात करोगे, तो साउथ एशियन कंट्रीज में हर केस में आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। हु चूजेस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? तो अब जैसे बात करो भूटान, तो भूटान में हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो कौन है? राजा राजा राजा। ठीक है, तो वहां तो भूटान के राजा वाला सिस्टम चलता है। तो हर केस में क्या है, हर केस में केस आंसर अलग मिल रहा है ना। इज देयर मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी? चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, अफगानिस्तान में तो जो चल रहा है वो तालिबान, ठीक है, का चल रहा है, अफगान जलेबी हो रही है। तो सबका केस अलग अलग है, सब में आंसर अलग आएंगे। हाउ मच फ्रीडम डू सिटीजंस हैव टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट? जाओ अफगानिस्तान में करके दिखाओ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलो, उड़ा दिए जाओगे। तो शुक्र मनाओ कि आप एक ऐसे देश में हो। समस्या है, बहुत सारी समस्या है, करप्शन है, कह सकते हो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी की बात आएगी ना मेरे दोस्त, तो इन सारे देशों में आगे निकल गया मेरे देश। ठीक है, म्यांमार में तो क्या करता, कब मिलिट्री रूल आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। आया समझ में? तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस सिस्टम? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो जो भी दो ऑप्शन आप उठाओगे, करना इसको, देखना, थोड़ा रिसर्च करना, मजा आएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक और पार्शियली डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, तो सबके आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे कि कहीं कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, श्रीलंका आपको डेमोक्रेटिक देखने को मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप कहीं पे और देखोगे, नेपाल, तो नेपाल आज डेमोक्रेसी है, लेकिन थोड़ा समय पहले क्या था। तो हर जगह आंसर आपको अलग मिलेंगे। फाइन, हर जगह आंसर आपको अलग मिलेंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ये क्या है देखो, डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। अब इंडिया की जीती जागती डेमोक्रेसी के ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं। पूरा है ना, यहां पे इंडिया की डेमोक्रेसी की बड़ाई की गई है। पिछले वाले क्वेश्चन के लीडर बोर्ड के नाम बता देता हूं। अभिनव FR फॉर रियल, ओम, अविनाश चौबे, काव्यांश, शानु कुमार, अभिनव, ईशान, वंश, मानविक और वशिष्ठ। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, मेरे घर पे एक वाईफाई लगवा दो सर। ठीक है, बताओ कहां लगवाना है, अभी आता हूं मैं, वायर डोरी सब लेके आता हूं। यहां तक क्लियर है? इंडिया को एक लिविंग डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ लिविंग डेमोक्रेसी? ठीक है, इंडिया इज लिविंग डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि एक बात बताता हूं मैं। देखो क्या हुआ, जो बता रहा हूं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, इसी के आसपास चाइना में भी आजादी आई, इसी के आसपास पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान भी आजाद हुआ, इसी कुछ समय बाद में श्रीलंका नीचे वो भी आजाद हुआ। ठीक है, ये नेपाल, ठीक है, ये भूटान, ये म्यांमार, ये अफगानिस्तान, ये सब आसपास के देश आजाद हुए। लेकिन आप देखोगे कि 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी काले बादल छाए डेमोक्रेसी के ऊपर, लेकिन आज भी वो डेमोक्रेसी जिंदा है, वो फ्लरिश कर रही है, वो ग्लो कर रही है, वो बोल सकते हैं ना ब्लूम कर रही है। लेकिन इन सभी देशों में डेमोक्रेसी मर चुकी है एक बार। ठीक है, कहीं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कहीं मिलिट्री रूल आ गया, कहीं डिक्टेटरशिप आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं पे मिलिट्री कू हो गया। तो पॉइंट क्या है ना कि इंडिया में अगर डेमोक्रेसी चली है तो इसलिए चली क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी ठोस है, जिंदा है। समझ में आया? तो वो दैट इज द पॉइंट, समझे? दैट इज द पॉइंट, जिसलिए कहा जा रहा है क्या है कि इंडिया की डेमोक्रेसी एक जिंदा डेमोक्रेसी है। क्लियर हुआ? समझ गए? चलो, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड मोर पीपल वोट इन इंडियन इलेक्शंस देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। क्या बात है, ये एक स्टेटमेंट में ऐसा बोलते ना, बेटा जितनी तुम्हारी इनकम है उतने हमारे खर्चे हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट मार देते ना टशन टशन में। तो वो वैसे यहाँ पे टशन टशन में क्या है, वो मार दिया स्टेटमेंट कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड मोर पीपल वोट इन इंडियन इलेक्शंस देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में तो जितनी जनसंख्या नहीं होगी ना, उतने तो हमारे यहाँ वोटर्स हैं। इस तरह से फ्लेक्स कर दिया बुक ने, है ना।
2024 में इंडिया में अराउंड, जैसे अगर आप देखोगे तो 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, लगभग 100 करोड़ के आसपास वोटर है, ठीक है। ह्यूज रिप्रेजेंटेशन। अगर आप बात करोगे तो इंडिया डेमोक्रेसी, लिविंग डेमोक्रेसी क्यों कहा जा रहा है, देखो तो ऑन एन एवरेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स अबाउट 25 लाख पीपल, ठीक है। तो पूरे देश की जनसंख्या अगर मान लो 140 करोड़ है, तो अगर हम देखें तो एक एमपी या एमएलए जो होता है, ठीक है, सॉरी एक एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 25 लाख लोगों को दर्शाता है। 400 कितने 400 कितना है, मैं भूल क्यों गया, 271 प्लस 272 543, हाँ 543 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना। तो हर रिप्रेजेंटेटिव 25 लाख लोगों की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लगभग एवरेज। दिस शोज द इनॉर्मस स्केल एट विच डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑपरेट इन इंडिया। दूसरी चीज, मेनी लैंग्वेज वन इलेक्शन, ये सारे पॉइंट्स है जो बड़ाई कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, है ना। मेनी लैंग्वेजेस वन इलेक्शन, अगर हम बात करें तो इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा चलती, तो जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हो आप, अलॉन्ग विद सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके अलावा भी और लैंग्वेजेस होती है अलग अलग रीजनल लेवल पे। इलेक्शन सिंबल्स आर यूज्ड सो दैट एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग दोज हु कैन नॉट रीड कैन वोट इंडिपेंडेंटली। जैसे नाम लिखा रहता है कैंडिडेट का कि दिगराज सिंह राजपूत है, इनकी चुनाव चिन्ह है नेक्स्ट टॉपर्स का लोगो, इस पे वोट दबाएं। तो अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पढ़ते नहीं आ रहा कि दिगराज सिंह राजपूत लिखा है, तो उसके लिए इलेक्शन सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन सिंबल्स भी, जैसे कमल का फूल, हाथ का पंजा, झाड़ू, है ना, ताकि क्या हो, ताकि एक इलिटरेट व्यक्ति भी इंडिपेंडेंटली वोट कर सके, समझे। फिर क्या है, ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, 10 लाख से ज्यादा अगर आप देखोगे तो मोर देन 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट एरियाज। फिर वो चाहे पहाड़ पे हो, जंगल में हो, डेजर्ट में हो, आइलैंड में हो, हर जगह पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, हर जगह इलेक्शन के लिए ऑफिसर्स पहुंचाए जाते हैं, और इस स्केल पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सम केसेस पोलिंग स्टेशंस आर क्रिएटेड इवन फॉर सिंगल वोटर। हमारे देश में कुछ कुछ ऐसी जगह भी है जहां कोई रिमोट एरिया में कोई एक वोटर रह रहा है, अब उसको आने के लिए दूरी पड़ेगी, तो उस एक व्यक्ति के लिए भी वोटिंग स्टेशन बनाया जाता है, वोटिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अब ऐसे नहीं कि इतने वोटर्स हैं, इतने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहां पे ये भी है कि इतनी सारी चुनावी पार्टियां भी है जो चुनाव लड़ती है। तो ओवर 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। और ये 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है कि कंट्री में कितने ज्यादा सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इतनी ही सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी के लोगों के व्यूज को अकोमोडेट करने के लिए इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि क्यों इंडिया की डेमोक्रेसी को लिविंग डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। तो बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स, इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो नंबर हमें बताया गया, नंबर को अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी किस लेवल पे ऑपरेट करती है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब ऐसी खबरें निकल के आती है ना कि चुनाव में गड़बड़ हो गई है, इलेक्शन में वो हो गया, धांधली हो गई है, तो ये सिर्फ ध्यान रखना, इस बात को मैं जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चुनाव का गड़बड़ होना सिर्फ चुनाव का गड़बड़ नहीं होता है। जब आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इस स्केल पर इलेक्शन होता है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एक चुनाव को रिग करने में, एक चुनाव में गड़बड़ करने में आप कितने सारे लोगों का विश्वास, कितने सारे लोगों की उम्मीदें कुचल देते हो। और इसीलिए जब ये मुद्दे उठते हैं ना कि चुनाव में दिक्कत हुई, चुनाव में गड़बड़ी हुई, चुनाव में चोरी हुई ये वोटों की, तब वो देश की चोरी के बराबर होता है, वो डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है, समझे, इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव सही तरीके से हो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी स्टैंड आउट फॉर इट्स स्केल, डेप्थ एंड इंक्लूसिवनेस, है ना। इंडिया की डेमोक्रेसी इसलिए विशेष है क्योंकि जिस स्केल पर हो रही है, जिस लेवल अंदर तक जाके हो रही है, जिस डेप्थ में हो रही है, जिस इंक्लूसिवनेस के साथ हो रही है कि हम पहाड़ के, नदी के, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान के हर व्यक्ति को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, सबको वोटिंग राइट मिलता है, सब वोट देते भी हैं, सबके लिए वोटिंग स्टेशन बनते हैं। तो इंडिया की डेमोक्रेसी इसलिए विशेष है, ठीक है। विथ नियरली 100 करोड़ वोटर्स, इट रिप्रेजेंट्स एन अनपैरेलल एक्सरसाइज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। इतने सारे लोग, अनपैरेलल, पूरे वर्ल्ड में कहीं इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। दिस वास्ट इलेक्टोरेट रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट आल्सो द एक्सटेंसिव रीच ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ जनसंख्या नहीं है, ये दर्शाता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जब चुनाव वहां तक पहुंच गए तो वहां तक सरकार भी पहुंची है, वहां तक सरकारी व्यवस्थाएं पहुंची है, सरकारी तंत्र पहुंचे हैं, ठीक है। ये वो दर्शाता है
कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहां तक पहुंच गए। द एबिलिटी टू कंडक्ट रेगुलर नेशन वाइड इलेक्शंस फॉर सच अ लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन हाईलाइट्स द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि चुनाव करवाना सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, यह दर्शाता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी मैकेनिज्म है, वो वहां तक पहुंच गया है, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को मैनेज कर पा रहा है, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन तक एक फैसिलिटी, इलेक्शन की फैसिलिटी, जो कि एक डेमोक्रेटिक फैसिलिटी, जो कि चुनाव के त्यौहार होते हैं। चुनाव क्या होता है? चुनाव इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, वो वहां तक पहुंच गया है। ठीक है, आया समझ में? तो अगली चीज क्या है? व्हाट मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली लिविंग इज इट्स डाइवर्सिटी एंड सिटीजंस एक्टिव एंगेजमेंट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर इंडियन डेमोक्रेसी को हम एक ट्रूली लिविंग डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो वो क्यों बोल रहे हैं पता है? बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी एंड सिटीजंस एक्टिव एंगेजमेंट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। कोई भी कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम, कोई भी इलेक्शन तब काम का होगा ना जब उसकी जनता उसके अंदर विश्वास दिखाएगी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी को अगर हम लिविंग डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे लोग जो है उनका जो एंगेजमेंट है ना इलेक्टोरल प्रोसेस में, जैसे क्या होता है ना, आप देखो गांव में चले जाना, एकदम नुक्कड़ के किनारे चले जाना, वहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनको सब पता रहता है। अरे वो नेता तो ऐसा है, इस नेता को आने दो, इस बार बताएंगे। ठीक है, तो the fact in itself is a testimony to the success of democracy कि people are discussing democracy। वो डेमोक्रेसी को ऐसे मानते हैं, समझते हैं कि हाँ इससे बदलाव आ सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि लोग इस चीज को मानते हैं, पूछते हैं कि डेमोक्रेसी से बदलाव आ सकता है, डेमोक्रेसी से चेंज आ सकता है। हेंस डेमोक्रेसी विंस। समझ में आया? तो द इंडियन इलेक्टोरेट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम वेरिड लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ऑल पार्टिसिपेटिंग विद इन अ सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अलग अलग लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेंस इलेक्शंस बिकम अ कलेक्टिव नेशनल एक्सरसाइज इन विच वॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द बैलेट। मतलब इलेक्शन क्या बन गए? इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम बन गए जहां पे अलग अलग आवाजें, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोग सब अपने चुनाव के थ्रू, अपने बैलेट के थ्रू, बैलेट मतलब कि जब वो वोट दे रहे हैं उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस कंटिन्यूस एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन reinforces India's position as world's largest democracy। ये जो आपको एक कंटिन्यूस और वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, ये इस चीज को रीइंफोर्स करता है कि इंडिया का पोजीशन जो है वर्ल्ड वाइड एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तरह बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन, इस लेवल पे एंगेजमेंट अपने आप में इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है। नॉट मेयरली इन टर्म्स ऑफ नंबर बट थ्रू दी sustained involvement of its people in shaping governance and public life। समझ गए ना? देखो आप पढ़ोगे तो आपको भी पैराग्राफ समझ में आएगा, लेकिन एक एक लाइन इसलिए पढ़ाता हूं कि आप उसके एसेंस को समझो कि सिर्फ इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है हम। ठीक है, हम इसको इसलिए लार्जेस्ट बोलते हैं क्योंकि इतने लोगों का एक सस्टेन्ड इन्वॉल्वमेंट है। आजादी से अभी तक 80 सालों से लगातार अभी तक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को शेप करते हैं, पब्लिक लाइफ को शेप करते हैं। ठीक है, one of the most widely recognized feature of democratic system is the conduct of periodic elections। जैसे अपने आप में सक्सेस डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि तब से अब तक सिर्फ इमरजेंसी के एक दौर को छोड़ के हर 5 साल में चुनाव होना है, मतलब हर 5 साल में चुनाव होना है, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है, लेकिन ये देश बना रहता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, स्ट्रेंथ है, बोल सकते हैं ना, वैल्यू पॉइंट है। क्लियर हुआ? विच एनेबल्स पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। You will study this feature in detail in the next chapter on elections। अगला चैप्टर आपका इलेक्शन ही है, तो इस इलेक्शन चैप्टर में आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे कि आखिरकार ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना वैल्यूएबल है। फाइन, आगे तो a deeper understanding of democracy also requires an appreciation of citizens broader role in democratic processes। Participatory democracy emphasizes greater involvement of citizens not only through elections but also through the active engagement in shaping policies and governance। Such participation takes place through mechanisms such as local council, public consultation and community driven initiatives। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ था, मैं थोड़ा आपके लिए इजी भी करते चलता हूं। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, उसी को लिविंग क्यों बोल रहे हैं हम, है ना, लिविंग डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक आपको देखने को मिल रहा है।
पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए डेमोक्रेसी को लिविंग बोल रहे हैं। फाइन, अगला, उसके बाद में अगली चीज जैसे अगर आप देखो डेमोक्रेसी को लिविंग इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक है। फाइन, और एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी है, सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट क्या है, इनफैक्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, इनफैक्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी विशेष है, ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी विशेष है। अब आगे बढ़े, दूसरी चीज तो क्या है, अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी को हम समझे आल्सो रिक्वायर द एप्रिसिएशन ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी का अगर एक और पहलू अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का एक और पहलू क्या है कि इस द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो रिक्वायर एप्रिसिएशन ऑफ सिटीजंस ब्रॉडर रोल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जो हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं जो हम देखते हैं ना कि हमने ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं। क्या सिस्टम्स बनाए कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सिस्टम्स सच एज लोकल काउंसिल, पब्लिक कंसल्टेशन और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स। तो जो लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमने बोला कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लोग लोकल लेवल तक अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। फाइन, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में क्या जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा, म्युनिसिपैलिटीज आ जाएगा। फाइन, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रही है, वो भी एक मायने रखती है वो चीज, ठीक है। तो उसमें सच पार्टिसिपेशन टेक्स थ्रू मैकेनिज्म सच एज लोकल काउंसिल्स की अगर बात करें, ठीक है, सच एज लोकल काउंसिल्स की अगर बात करें, ये सारी चीज सच एज लोकल काउंसिल्स, ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। एंड कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स मतलब कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स में जो हम सोचते ना कि सरकार सब काम करेगी, लेकिन हम सरकार के भरोसे क्यों बैठे रहे, हम खुद भी तो खड़े होकर अपना काम कर सकते हैं, अपना देश संभाल सकते हैं ना, तो वो लोग कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स कहा जाता है उन्हें। क्लियर हुआ? फाइन, समझ में आ रहा है? बता जरा, चैट देख लूं मैं एक बार क्या चल रहा है चैट में, बताओ। छुट्टी दे दो सर, आज आपका लेक्चर खत्म क्यों नहीं हो रहा सर? मतलब अब ये क्या ना, ये थोड़ा सा वाह 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 वाली बात होगी, इसके लिए तुम्हें थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जैसे अगर अभी आप ये केस स्टडी पढ़ेंगे अपन दो ग्राम पंचायत की, तो तुम्हें उसमें मजा आएगा ना। दो ग्राम पंचायत की जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें मजा आएगा। विमेन राइट टू वोट वाली चीज, ये जब सारी केस स्टडीज पढ़ेंगे इसमें मजा आएगा। देखो इतना और देख लो, तो कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी एक लिविंग डेमोक्रेसी है, तो उसको अगर आगे और समझे तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑपरेट थ्रू 3 टियर सिस्टम। जैसे अब ये यहां पे वही बताया गया कि इंडिया में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। तो इंडिया का अगर हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझे, इंडिया का अगर हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझे, तो इंडिया का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है? 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में क्या जाएगा? 3 टियर सिस्टम में जैसे अगर आप देखोगे तो एक यूनियन लेवल पे है, फेडरलिज्म पढ़ा ना अपन ने, यूनियन लेवल पूरी कंट्री के लिए होता है, फिर स्टेट लेवल होता है स्टेट्स के लिए, और फिर होता है एक लोकल लेवल जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है, लोकल लेवल जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो 3 लेवल पे ऑपरेट करता है, फैसिलिटेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, जिससे क्या हो कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और हर लोग पार्टिसिपेट कर सके। यू हैव लर्नड अबाउट देम इन ग्रेड 6 to 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा भी है, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ा है ना। तो बियॉन्ड द पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 लेवल ऑफ सिस्टम हो गया बस खत्म। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को और इंक्रीज करने के लिए इस पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी के अलावा भी और चीजें की गई है। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स प्रोविजन टू प्रोटेक्ट ट्राइबल हेरिटेज, मतलब जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो घने जंगलों में रहते हैं, तो उन ट्राइबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रोविजंस हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेसिफिकली क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, एडीसीज चलते हैं वहां पे। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्यों बनाए गए? ये ऐसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है विच आर एस्टैब्लिश्ड ग्रांटिंग द ट्राइबल एरियाज
लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू प्रिजर्व ट्राइबल कस्टम्स। मतलब कि अब ट्राइबल एरिया में वो शुरू से ऐसा सिस्टम चलाते आए हैं कि उनके दादा परदादा बैठ के न्याय देते थे। वो न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते थे, वो उनकी कम्युनिटी के लोग ही न्याय दे देते थे उनको, उनकी कम्युनिटी के लोग ही उनके लिए लॉज बनाते थे। तो अब आप डेमोक्रेसी के नाम पे ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी ला रहा तो सबका सिस्टम खत्म कर दो, सिर्फ ये सिस्टम चलेगा। हमने बोला ना लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डेमोक्रेसी है, तो हमने वो सेंसिटिविटी अडॉप्ट करी। क्या कि ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइबल हेरिटेज को बचाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, जिनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव पावर होती है और जुडिशियल अथॉरिटी होती है, ताकि वो ट्राइबल कस्टम्स को बचा सके। ठीक है, और इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, कॉम्प्लीमेंटिंग दिस, पैसा एक्ट जो होता है ना, पैसा एक्ट क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया मतलब वही वो जो ट्राइबल एरियाज को हमने जिनसे आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब एरियाज जो है, तो उन एरियाज में पंचायत का एक्सटेंशन हुआ है, तो मतलब पंचायत सिस्टम वहां भी है। और ये एक्ट 1996 में आया। दिस अप्लाइज टू द ट्राइबल एरियाज इन अदर स्टेट्स, एम्पावरिंग ग्राम सभा एज द प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, पैसा एक्ट से क्या हुआ? देखो नॉर्थ ईस्ट में तो आपने क्या लिया है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसीज लेके आ गए, जिससे आपने वहां के ट्राइबल लोगों को उनकी खुद की लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर दे दी। लेकिन इसी के साथ साथ पैसा एक्ट और आया 1996 में, और पैसा एक्ट से क्या किया गया? जो जो और भी जगह है कंट्री में जहां पे अलग कल्चर है, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रीजन्स हैं, तो उन्हें क्या करा? उनको पावर दिए उनकी ग्राम सभा को, कि उनकी ग्राम सभा जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी बने, और लोकल लेवल के अगर कुछ लोकल सेंसिटिव मुद्दे हैं तो उसको लोकल लेवल पे ही संभाला जा सके, क्या बोल सकते हैं, लोकल लेवल पे उसको बेटर किया जा सके। ठीक है, by balancing these levels of authority, the Constitution of India provides a unified national framework that draws its strength from the diverse traditions of every community। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया क्या कि इस तरह से अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे अथॉरिटी को आपने सही तरह से बैलेंस करके क्या इंश्योर कर लिया कि पूरी कंट्री एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क में काम करते रहे और मजबूती से क्या कर पाए? हर डाइवर्स ट्रेडिशन को बचा पाए। समझ में आया? तो क्यों इंडिया को एक लिविंग डेमोक्रेसी का पार्ट बोला गया है? इज दैट क्लियर टू यू पीपल? क्यों इंडिया को एक लिविंग डेमोक्रेसी का पार्ट बोला गया है? हाँ, ये क्लियर है? बताओ, इज दैट क्लियर? बताइए। क्लियर हुआ? बताओ। तो अब हम जब लोकल गवर्नमेंट की बात करें ना, तो यहां पे दो केस स्टडी है, जो केस स्टडी क्या बताती है? डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स इन इंडिया। मतलब एकदम लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी कितनी सही, कितनी इफेक्टिव और कितनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को दर्शाते हुए यहां पे दो एग्जांपल्स बताए गए हैं। तो क्या है दो एग्जांपल्स? एक एग्जांपल है जेतीपुरा ग्राम पंचायत ब्लॉक इदार, ठीक है, सबरकंथा, ठीक है, सबरकंथा गुजरात। कितने कितने लोग इस ब्लॉक से, इदार ब्लॉक से है क्लास में? कोई है? कोई गुजरात से है जो इस जगह को जानता है, जेतीपुरा ग्राम पंचायत को? ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जैसे आप देखेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए क्या है? एक तो जैसे पैसा एक्ट आ गया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, पैसा एक्ट आ गया, और पैसा एक्ट के अलावा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक, बताओ। क्लियर है? नो, कोई भी नहीं है, बनारस से हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये एग्जांपल क्यों दिया गया मैं बताता हूं आपको। देखो, तो डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो अक्रॉस इंडिया सेवरल विलेज डेमोन्स्ट्रेट हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस बियॉन्ड इलेक्शंस। ठीक है, बियॉन्ड इलेक्शंस थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। The following examples show how local bodies of democratic institutions at the grassroots in India can play a vital role in improving in people's lives। ठीक है, ये क्या हो रहा है ये केस? तो
जैसे लोकल गवर्नमेंट है, अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज ये स्ट्रेंथन होंगे, तो कैसे वहां के लोगों का जीवन जो है वो स्ट्रेंथन होगा, बेहतर होगा, उस चीज का एग्जांपल यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट इन इंडिया वाले एग्जांपल में बताया गया। तो पहला एग्जांपल है जैसे पहला एग्जांपल देख सकते हो, जेतीपुरा ग्राम पंचायत जो है, जेतीपुरा ग्राम पंचायत कहां पे, गुजरात के इदार ब्लॉक की अगर बात करें, इदार ब्लॉक, ठीक है, सबरकंथा, ठीक है। तो यहां क्या बताया गया कि जेतीपुरा ग्राम पंचायत ऑफ गुजरात वाज अवॉर्डेड नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है, NDRGGSP, ठीक है। तो ये नानाजी देशमुख कौन है पता है? नानाजी देशमुख एक व्यक्ति थे, 2010 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने जैसे चित्रकूट जगह का नाम सुना है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, चित्रकूट में भगवान राम जी रहे थे ना। तो चित्रकूट वाले रीजन में जैसे अगर आप देखोगे तो चित्रकूट वाले रीजन में नानाजी देशमुख ने बहुत अच्छा काम किया था, लोकल गवर्नमेंट। तो इनके इस लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है ना, अलग अलग पंचायतों को अवार्ड देती है। तो अवार्ड इनके नाम पे मिलता है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है। तो जेतीपुरा को 2019 में यह पुरस्कार मिला था फॉर इट्स एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, इसके लिए उनको यह अवार्ड मिला था। It not only ensured the effective conduct of gram sabhas and proper maintenance of records, but also went a step further by organizing special gram sabhas, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इसने सारे ग्राम सभा के इफेक्टिव रिकॉर्ड्स, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रखे, कब मीटिंग हो रहे, कितने लोग आ रहे हैं मीटिंग में, ये सारा सब कुछ। लेकिन स्पेशल तरीके से ग्राम सभा ऑर्गेनाइज भी करती थी ये पंचायत, जेतीपुरा की ग्राम पंचायत बहुत अच्छे से ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करती थी। ग्राम सभा क्या होता है, तो जितने भी वोटर्स होते हैं ना, ये सारे वोटर्स हैं, देखो ये तो इलेक्टेड लीडर्स हो गए, ये इलेक्टेड लीडर्स हो गए, लेकिन जितने वोटर्स हैं तो सारे वोटर्स की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग को ग्राम सभा की मीटिंग कहते हैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग के सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करती थी। साथ ही साथ क्या है, अदर इनिशिएटिव्स जैसे अगर हम देखेंगे तो टाइमली एंड एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, सैनिटेशन एंड वेलफेयर, ठीक है। तो जेतीपुरा ग्राम पंचायत ने इस तरह से टाइमली रेजोल्यूशन दिया है इन इश्यूज का, और बहुत अच्छे से ग्रासरूट लेवल पे, गांव के लेवल पे उन्होंने क्या किया, काम किया। इस चीज के लिए इन्हें अवार्ड मिला था जेतीपुरा की ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, चिल्ड्रन हो गया, विमेन हो गया, इन मुद्दों पे काम किया, ठीक है। इट ऑल्सो कंडक्टेड महिला सभा। महिला सभा क्या, जैसे ग्राम सभा में सारे वोटर्स आ रहे हैं, तो वैसे ही महिला सभा में सारी वोटिंग जो वोटर महिलाएं हैं वो आती थी, ठीक है। एंड इंश्योर्ड एडुकेट कोरम इन ग्राम सभाज। कोरम क्या होता है, कोरम मतलब होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी कि टीचर बोलता है कि अगर 20 बच्चे आएंगे तो क्लास में चैप्टर करवाऊंगी, अगर 20 बच्चे से कम आए तो क्लास नहीं होगी। तो ये 20 बच्चा क्या हो गया, 20 बच्चा कोरम बन गया एक, ठीक है। तो कोरम क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन द मीटिंग ऑफ एन असेंबली टू मेक द प्रोसीडिंग्स वैलिड। तो जेतीपुरा में इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि कोई आया ही नहीं और मीटिंग हो गई 4 लोगों में और खत्म कर दिया काम। उन्होंने बोल दिया कि मिनिमम इतने लोगों का कोरम बनाएंगे कि अगर गांव में 100 वोटर्स है तो अगर 60 लोग आएंगे तभी मीटिंग होगी। तो यहां पे आप देखते हैं, तो इट ऑल्सो कंडक्टेड महिला सभा एंड इंश्योर्ड एडुकेट कोरम इन ग्राम सभा, ठीक है, विद एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन। तो इन्हें इस चीज के लिए पैसा मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सिस्टम्स डेवलप करे अपने ग्राम पंचायत के लेवल पर कि मिनिमम कोरम बनाया। इन्होंने ये इंश्योर किया कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, सब उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लें, किसी को छूटा हुआ महसूस ना हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए अवार्ड मिला किसको, जेतीपुरा ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को। क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर? मैं तो भोपाल से हूं सर। ठीक है, बढ़िया, मैं भी भोपाल से, सेम पिंच। चिमटी काट दे तुम्हें। बताओ, क्लियर है? क्लियर, फाइन। आप देखो सेकंड पॉइंट क्या है, साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत, एक और ग्राम पंचायत है, ठीक है, जो कि जिसे विमेन फ्रेंडली पंचायत के टाइटल से नवाजा गया है। तो वो कौन सी है, साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो, ठीक है,
रूपाईचारी ब्लॉक त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया का जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है त्रिपुरा का, त्रिपुरा स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो त्रिपुरा में जैसे अगर आप देखेंगे तो रूपाईचारी ब्लॉक से जो साउथ मनुबंकुल, ठीक है, मनुबंकुल ग्राम पंचायत जो है, साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने जैसे देखा कि इंडिया की डेमोक्रेसी, व्हाई इंडियाज डेमोक्रेसी इज नोन एज अ लिविंग डेमोक्रेसी, क्योंकि वो हमारा ऐसे स्ट्रक्चर से लोगों का पार्टिसिपेशन और लोगों का पार्टिसिपेशन में लोकल लेवल तक इंश्योर किया है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने हैं, जिनके अपने लेजिस्लेटिव और अपने जुडिशियल पावर्स हैं, तो उन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का भी एक एग्जांपल हमारे साथ में, जो कि विमेन फ्रेंडली पंचायत है। कैसे विमेन फ्रेंडली पंचायत है, आओ पढ़ते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो द साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत इन त्रिपुरा functions as an active local government focused on improving people's life, especially those of women. ठीक है, it promotes women's participation in decision making and provides facility related to health, sanitation and livelihood. महिलाओं के पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? तो दी पंचायत ऑर्गेनाइज कम्युनिटी प्रोग्राम, सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट. It works towards improving cleanliness, education and social awareness. Owing to its strong focus on women's welfare and inclusive development, it has been recognized as the women friendly पंचायत. ठीक है, क्योंकि इस पंचायत में, साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए इसे विमेन फ्रेंडली पंचायत का अवार्ड मिला है। ठीक है, एट द नेशनल लेवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होती है ना, तो ये मिनिस्ट्री अलग अलग स्तर पर आप देखते हैं, तो किसी को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ दी इंडिया का टाइटल देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। तो वैसे ही साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत जो है, तो उसको विमेन फ्रेंडली पंचायत का अवार्ड मिला है। ठीक है, केसेस लाइक दिस शोज द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट लिमिटेड टू द वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, when citizens actively participate at the grassroots and panchayati raj institutions, democracy becomes more responsive, inclusive and effective at all level. ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शन की। डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट कर लिया तो डेमोक्रेसी बन गई। डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन चुनाव के बाद इंस्टीट्यूशंस को चलाने में, ग्रास रूट लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, इन सारी चीजों से डेमोक्रेसी बनती है। समझ में आया यहां तक? हाउ डेमोक्रेसी इज लिविंग डॉक्यूमेंट? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? बता दे लाला, सब अपने अपने गांव के नाम बता रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं। ग्रास रूट मतलब क्या होता है? अरे शब्द को समझो ना, शब्द को इमेजिन करो, जैसे ये जमीन है और ये ग्रास है, तो ग्रास रूट मतलब एकदम नीचे के स्तर पे अगर हम बात करें, तो नीचे के स्तर पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो नीचे के स्तर पर डेमोक्रेसी कहां मिलेगी आपको? पंचायती राज में मिलेगी, इसलिए कहा जा रहा है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। फाइन। अब जैसे अगर हम देखें तो a democratic system seeks to promote participation, ensure fairness, limit the concentration of power and resolve disagreement peacefully. Identify examples from the above case study that reflect these features. मतलब आपको ये बताना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है। हाँ, मनुबंकुल में जैसे हमने क्या देखा, साउथ मनुबंकुल में विमेन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इन ऊपर वाले केसेस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां हो रहा है। इंश्योर फेयरनेस, फेयरनेस कैसे इंश्योर हो रही है? तो जैसे आप देखेंगे तो इंश्योर फेयरनेस के थ्रू एक मिनिमम कोरम बनाया इन्होंने। ठीक है, तो जेतीपुरा ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो उन्होंने एक मिनिमम कोरम का सिस्टम बनाया, जिससे क्या हो, जिससे सब आ पाए। लिमिट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कि एक व्यक्ति के पास पावर ना रहे, इसके लिए कि आपको क्या देखने मिलता है कि वो मीटिंग करते हैं, ग्राम सभा की रेगुलर मीटिंग। ठीक है, रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट पीसफुली, और मीटिंग हो रही तो डिसएग्रीमेंट्स ऑब्वियसली रिजॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर दिए गए केसेस से आपको ये समझ में आया, ऐसा रहता है। फिर अगर और बढ़े कि और इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर और बात करें, तो इंडिया की डेमोक्रेसी में अगर और आगे चीजें देखने वाली बात है, तो डेमोक्रेसी हाउएवर इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं होती है। द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग आल्सो एक्सटेंड्स इनटू एवरीडे सोशल लाइफ। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव्स एंड ट्रेड यूनियंस ऑफन अडॉप्ट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग मेथड। ये क्या है कि डेमोक्रेसी बियॉन्ड इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, तो डेमोक्रेसी सिर्फ सरकारों के कह सकते हैं ना ऑर्गन्स तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गन्स तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी को जैसे अगर आप देखेंगे तो दिस गोज बियॉन्ड क्या कह सकते हैं, दिस गोज बियॉन्ड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? क्योंकि
जो लोगों के द्वारा बनाए गए ग्रुप्स हैं, जैसे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, जैसे कि आप कोऑपरेटिव्स की बात करते हो तो जैसे फार्मर्स का एक ग्रुप हो गया। कोऑपरेटिव क्या होते हैं बेसिकली, मैं समझा देता हूं तुम्हें, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, ग्रुप फॉर्म्ड बाय द पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन बेनिफिट। जैसे मेरे पास एक भैंस थी, उस भैंस का मुझे दूध बेचने जाना पड़ता था, अकेला जाता था, तो और भी किसान थे जिनके पास भैंस थी, सब अपने अपनी भैंस का दूध बेचने जाते थे। तो हम सब ने एक साथ आके क्या कर लिया, कोऑपरेटिव बना लिया कि हम सब में से कोई एक आदमी चलाएगा, तो बारी बारी से रोज एक एक व्यक्ति जाएगा, तो रोज सबको नहीं जाना पड़ेगा, इतना पेट्रोल नहीं जाएगा, हमारे पैसे बचेंगे, हमारा काम बचेगा, समय बचेगा। तो कोऑपरेटिव क्या है कि जब लोग एक साथ काम करने के लिए ग्रुप बना लेते हैं, मेंबर शेयर प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली, तो पैसा भी बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बांटते हैं। तो ये कोऑपरेटिव्स भी क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ही तो चला रहे हैं ना, कि सब मिलके सबके साथ में काम हो रहा है। तो यहां पे वही बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो कि आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज, कोऑपरेटिव्स, इनके फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी तो डेमोक्रेसी है ना मेरे दोस्त, ये भी तो डेमोक्रेसी है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? क्लियर है? ये भी तो डेमोक्रेसी है, ये भी तो डेमोक्रेसी है। चलिए आगे बढ़े। तो हाँ हाँ खत्म, अभी नहीं, रुक जाओ बाबू, ये एक ये वाला पेज और पढ़ लो, विमेन एंड द राइट टू वोट, इंडियन एक्सपीरियंस। थोड़ा सा ही और बचा है पार्ट, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, 5 मिनट और जरा शांति से बैठे रहना। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? दिगराज अब छुट्टी कर दो बेटा। ओए सुन मेरी बात, ये जो तुम प्रैंक कर रहे हो ना मुझे, आगे ऐसा मारूंगा ठूसा, उसमें लिखा क्या है? अच्छा, आर्यन शर्मा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अयान शर्मा, अभी ब्लॉक करवाता हूं। क्या लिख रहा है? दिगराज अब छुट्टी कर दो बेटा। यहां तक क्लियर हुआ? मैराथन कब होगी बताएंगे, अनाउंसमेंट होगा, चिंता ना करो, है ना। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब एक चीज और समझ लो फटाक से, विमेन एंड राइट टू वोट, द इंडियन एक्सपीरियंस। तो जैसे हमने पूरा ये इलेक्शन प्रोसेस देखा, हमने देखा कि विमेन फ्रेंडली पंचायत का अवार्ड भी मिला एक पंचायत को, और ये सारा सब कुछ। लेकिन हमेशा से समाज तो पेट्रियार्कल रहा है ना, पुरुष प्रधान समाज रहा है, मेल्स जो है उनके पास ज्यादा राइट्स रहे, उनके पास ज्यादा पावर रही है। तो इंडिया में विमेन को वोटिंग राइट कब मिला? टू योर सरप्राइज में एक चीज बता दूं, ब्रिटेन में पहले पुरुष को वोटिंग राइट मिला, फिर बाद में महिलाओं को मिला। फ्रांस में पहले पुरुष को मिला, फिर महिलाओं को मिला। अमेरिका में पहले पुरुष को वोटिंग राइट मिला, महिलाओं को बाद में मिला। न्यूजीलैंड में, मतलब जितने भी बड़े बड़े देश जिनको आप डेमोक्रेसी का वो बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, पुराने देश बोल रहे हो, हर जगह पहले वोटिंग राइट मेल्स को मिले, विमेन को तो बाद में मिले। जर्मनी में पहले वोटिंग राइट मेल को मिले, फिर विमेन को बाद में मिले। लेकिन जब हम देश के रूप में आजाद हुए ना, तो हमने एक साथ मेल और फीमेल दोनों को एक साथ राइट दिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इंडियन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि in a number of countries women had to wage a long and difficult struggle to secure the right to vote. In Britain, women received full voting right only in 1928, while United States of America this occurred in 1920 after decades of protest and movement. ठीक है, these developments show that democracy in these societies expanded gradually. ये जो मैं आपको बताया कि इन एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इन देशों में, ब्रिटेन में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जब बाद में डेमोक्रेटिक राइट्स मिल रहे हैं, वोटिंग राइट बाद में मिल रहे हैं महिलाओं को, तो यहां महिलाओं को एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ी थी। यहां डेमोक्रेसी धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है। लेकिन जब हम बात करें, ठीक है, इन कंट्रास्ट विमेन इन इंडिया वर ग्रांटेड राइट टू वोट when the Constitution of India came into force in 1950. Universal adult franchise was extended to all citizens, men and women alike, without discrimination, and Indian women did not have to engage in prolonged legal battle or protest to secure voting rights. क्या बात है, ये दर्शाता है कि हमारी डेमोक्रेसी की नींव जो है ना, वो कितनी मजबूत है। कि जब अगर कंट्रास्ट करें तो इंडिया में विमेन, जो इंडियन विमेन जो थी, उनको वोटिंग राइट देश के आजाद होने के साथ ही मिल गया। जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1950 में, तो हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट करा कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, अब अमीर हो, गरीब हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलेगा। और हमारे यहां महिलाओं को लड़ाइयां नहीं लड़ना पड़ी थी फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए जैसे वोटिंग राइट के लिए। हमने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के रूप में, स्वरूप में एक्सेप्ट किया था कि जब डेमोक्रेसी है तो सबको वोटिंग राइट है। ठीक है, ऐसा। However, the right to vote does not automatically ensure equal participation.
सोशल प्रिजुडिसेस कंटिन्यूज टू एक्ट एज अ बैरियर एंड अफेक्ट वुमेन्स एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। हमने वोटिंग का अधिकार, बड़ी देखो विडंबना बता रहा हूं, हमने बड़ी मैच्योरिटी के साथ में वोटिंग का अधिकार तो बराबर दे दिया, मतलब हम वुमेन को पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि समाज हमारा पॉलिटिकल रूप से जो है वो तैयार नहीं था। कैसे? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था ना, मेल्स डोमिनेट करते थे, तो वुमेन को वोटिंग राइट तो इक्वली मिला, लेकिन वुमेन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं हुआ। आज भी गांव में, घरों में क्या होता है ना, पुरुष जो रहते हैं, पापा लोग जो रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, चुनाव आ रहे हैं, अरे वो उनको फूल पे देना है या पंजे पे देना है या झाड़ू पे देना है, हम जो बोल रहे हैं उस पर वोट देना है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की क्या खुद की बुद्धि नहीं है कि उन्हें किस पार्टी को पसंद करना है, उन्हें किस नेता को चूज करना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? उन्हें डिप्राइव रखा गया क्योंकि उनको पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने दिया है। ठीक है, उनको पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने दिया क्या, और उनका इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नेता आज भी बहुत सारे पुरुष ही है, महिलाएं नेता कम है, समझे? चलो देखना आप कि आज तक कितनी प्राइम मिनिस्टर फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई, मात्र एक। कितने स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर करंटली फीमेल है, एक दो से ज्यादा गिन नहीं पाओगे आप। तो ये दर्शाता है कि वुमेन पीछे रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने बराबर का मौका दिया है। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे अगर आप देखोगे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे अगर आप देखोगे, तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्टार्ट्स विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हमने जब लोकल गवर्नमेंट की बात करी, तो हमने जब लोकल गवर्नमेंट की बात करी, तो उस लोकल गवर्नमेंट की बात में आपको क्या देखने को मिलता है कि हमने विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए विमेन की सीट रिजर्व कर दी कि लोकल लेवल पे तो महिलाएं जो है उनकी सीट रिजर्व होना चाहिए। तो जैसे आर्टिकल 243D जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है कि नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस इन एवरी पंचायत। तो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं ना, उन पंचायत के इलेक्शनों में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड है। मतलब अगर 100 सरपंच चूज करना है तो उसमें से 33 विमेन होना चाहिए। ये प्रोविजन डाल दिया हमने। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को और वेलकम करते हुए बोल दिया कि हमारे स्टेट में मिनिमम 33 सब क्या होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया हमारे यहां तो 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं वुमेन का इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, तो 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी तो ऐसे हैं। अब सबका होमवर्क है पता करना, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो या यूनियन टेरिटरी में, आपके यहां लोकल लेवल पे वुमेन को 33% रिजर्वेशन है या 50%। 33 तो सरकार ने मिनिमम बनाया है आर्टिकल 243 के अंदर, लेकिन कुछ स्टेट्स ने आगे आगे बोला है कि हम 50% रिजर्वेशन देंगे। सिमिलरली आर्टिकल 243T जो है ना, ये आर्टिकल 243 पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज का है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत गांव में होती है और शहरों में म्युनिसिपैलिटी होती है। तो यहां शहरों में भी जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे गांव में 33% रिजर्वेशन है, वैसे ही शहरों में भी म्युनिसिपैलिटीज में भी 33% रिजर्वेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243T। और एज ऑफ 2023 अगर आप देखेंगे तो शहरों में 17 स्टेट्स ऐसे हैं। एज ऑफ 2023 शहरों में 17 स्टेट्स ऐसे हैं, 17 स्टेट्स ऐसे हैं। एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसने ये बोला कि 33 मिनिमम है, हम 50% रिजर्वेशन देते हैं इन अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन। ठीक है, हम महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन देते हैं। आया समझ में? तो दिस इज हाउ दी थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, ऐसे चीजें काम करती है, ये आपको समझना होगा। क्लियर हुआ? विमेन इन इलेक्शन, विमेन का रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें। तो देखो लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन क्या है कि इंडिया कंटिन्यूज टू वर्क टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम विमेन के लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखोगे ना, तो अभी एक बिल आया था, गवर्नमेंट ने 2024 के चुनाव से पहले एक बिल लाई थी, विमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, विमेन नारी शक्ति ऐसा कुछ था, नारी शक्ति अधिनियम जो था, है ना। और उस बिल के थ्रू जैसे ये लोकल लेवल पे, मतलब पंचायती राज पे और अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है ना, वैसा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी रिजर्वेशन लाने की बात थी उस बिल में। ठीक, लेकिन वो बिल जैसे पास नहीं हो पाया, पास हो गया था लेकिन उसका एसेंट नहीं मिल पाया, तो वो वही ठंडे बस्ते में चले गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डिस्कस इन क्लास अबाउट द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। अब जब महिलाएं लेजिस्लेचर में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है महिलाओं के लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होगा पता है तुम्हें, कि वो महिलाएं अपने लिए स्टैंड ले पाएंगी। जब ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी विमेन, तो वो विमेन अपने लिए स्टैंड ले पाएंगी। समझे? ये दिस इज द केस। यहां तक आया समझ में?
हमने विमेन वाला सेक्शन, देखो इन पे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक को तो बताऊंगा कि विमेन पे क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोल सकते हैं, मनुबंकुल के ऊपर बन जाएगा। और मनुबंकुल के अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो जेतीपुरा पंचायत पे क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों इंडियन डेमोक्रेसी लिविंग डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। फाइन, जैसे ये वाले सारे पॉइंट्स आपको बताने होंगे जो 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 आर्गुमेंट्स प्रूव करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज अ लिविंग डेमोक्रेसी। कल इसके आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। समझ में आया यहां तक? बता दो प्यारे बच्चे, बस बात छुट्टी कर रहा हूं मेरे दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार। लाओ गिली पप्पी कर दूंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज पूरा चैप्टर खत्म करा के मानोगे क्या सर? नहीं नहीं कर दी बस।